गांधीनगर विधानसभा परिसर सज रहा है, संवर रहा है, एक और ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने जा रहा है। गुजरात में 156 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व कामयाबी के जश्न का हिस्सा बनने प्रधानमंत्री मोदी बीती रात ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस मौके पर गुजरात के लोगों ने दिल खोलकर मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शरीक होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। जाहिर है बीजेपी की शानदार कामयाबी की चमक इस समारोह में दिखने वाली है। भूपेंद्र पटेल को लोग प्यार से दादा बुलाते हैं। अपने काम से केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीतने वाले भूपेंद्र पटेल का गुजरात की सियासत में फिलहाल दबदबा ऐसा है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही मोदी भविष्यवाणी कर चुके थे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और भूपेंद्र भाई पटेल ने मोदी की इस भविष्यवाणी को सच भी कर दिखाया। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से विधायक हैं। शिखर पर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां बने रहना बहुत मुश्किल। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर गुजरात में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके कंधों पर जनता और पार्टी की उम्मीदों का भी बोझ बढ़ा है। उम्मीद यही कि भूपेंद्र पटेल इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे और कामयाबी का ये सफर जारी रहेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश की 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शिमला के रिज मैदान की ये तस्वीर देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए सुकून देने वाली रही। रिज मैदान पर शपथ ग्रहण के दौरान का जोश और ये नाच गाना बता रहा था कि कांग्रेस के समर्थक इस जीत से कितने उत्साहित थे। हिमाचल में राजनीतिक रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। छात्र राजनीति से लेकर संगठन तक और फिर यहां से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले सुखविंदर सुक्खू समर्थकों की भारी भीड़ और नारेबाजी के बीच मंच तक पहुंचे और शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर को सौगात देने की झड़ी लगा दी। उन्होंने एक के बाद एक 75,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे नागपुर की सूरत एकदम से बदली नजर आएगी। सबसे पहले पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन से अब यात्री कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार यात्रियों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। नागपुर को सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के बाद पीएम मोदी नागपुर के फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। इस सफर के लिए उन्होंने खुद ही अपना टिकट खरीदा। सफर के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की। संगम नगरी प्रयागराज अब देश के उन बड़े शहरों में शुमार हो गई है जहां की हवा सबसे साफ है। प्रयागराज ने क्लीन एयर सर्वे 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शहर में सफाई पर जोर दिया जा रहा है और प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसके तहत कूड़े कचरे से निपटने के उपाय हुए हैं और कूड़ा जलाने से रोकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो साथ ही कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगाने की व्यवस्था की गई है। क्लीन एयर सर्वे की 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले नंबर पर है, तो वाराणसी तीसरे नंबर पर है। लोगों को उम्मीद है कि कोशिशें रंग लाएं तो प्रयागराज इस रैंकिंग में अव्वल हो जाएगा।
ये कोई गार्डन नहीं बल्कि करनाल के रहने वाले रामनिवास के सपनों का आशियाना है। यहाँ फूलों की सुगंध भी है, आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरत हरियाली भी है। छत पर हरी घास भी है तो रंग बिरंगे फूलों का मनमोहक नजारा भी है। इस अनोखे घर में जहाँ नजर डालेंगे वहाँ आपको अलग अलग रंग और किस्म के फूल और पौधे ही नजर आएंगे। फूलों और पौधों का ये कारवां 8 गमलों से शुरू हुआ था, लेकिन आज इस छत वाले बगीचे में 5000 से ज्यादा अलग अलग किस्म के फूल और पौधे हैं। तो 8 गमले में लेकर के आया, 8 गमले मात्र 97 में, और उन 8 गमलों से आज जो है मेरे पास 5000 प्लस। ये घर इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। लोग सुबह शाम यहाँ पर आकर प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करते हैं। जो भी यहाँ पर आता है प्रकृति से जुड़ने का संकल्प लेकर जाता है। ये तस्वीरें माउंट आबू की हैं। सर्दी की गुनगुनी धूप का मजा लेते इन सैलानियों के चेहरे पर चमक देखते ही बनती है। इन दिनों बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में नक्की झील और आसपास के इलाकों में सैर करने के लिए लोगों की जमघट लगी है। ठंड भले ही जोरदार पड़ रही हो, लेकिन यहाँ घूमने आए लोगों को मौसम का ये मिजाज खूब पसंद आ रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है लेकिन चलता है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से, बड़ौदा से। बड़ौदा की सर्दी और माउंट आबू की सर्दी में काफी वेरिएशन रहता है, उस सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बड़ौदा में इतनी ठंड नहीं होती, माउंट आबू में बहुत ठंड है। चाहे दिन हो या रात, हर वक्त सैलानियों को माउंट आबू में चहलकदमी और मौज मस्ती करते देखा जा सकता है। गोवा से प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी खास सौगात दी। गोवा के पणजी में आयोजित 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को देशवासियों को सौंपा। गोवा में एम्स का आयुष अस्पताल, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प का बड़ा लक्ष्य है और आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। पीएम मोदी ने गोवा में 2870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया, जिसकी आधारशिला खुद पीएम मोदी ने ही साल 2016 में रखी थी। अयोध्या के 500 वर्षों के इतिहास को संजोने की तैयारी हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करने जा रहा है, जिसमें मंदिर आंदोलन से लेकर निर्माण तक के इतिहास को समायोजित किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव सच्चिदानंद जोशी इसके कोऑर्डिनेटर होंगे। पटकथा लिखने की जिम्मेदारी प्रसून जोशी को सौंपी गई है। तो इसमें आवाज बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की होगी। निर्देशन के लिए चंद्रप्रकाश द्विवेदी को चुना गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अयोध्या के इतिहास को क्रमवार पिरोया जाएगा, ताकि भविष्य की पीढ़ी इससे परिचित हो सके। कि राम जन्मभूमि पर एक फिल्म बने और हम उसको 500 वर्षों के इतिहास को सूत्रबद्ध जोड़े। धुंध में लिपटी ये घाटी की तस्वीरें हैं। सर्द मौसम का पर्यटक भी उठा रहे लुत्फ। इस खूबसूरत वादी को कोहरे ने जैसे अपनी आगोश में लपेट रखा है। जिधर नजर दौड़ाइए धुंध ही धुंध। बहुत ज्यादा ठंड में अमूमन डल झील जम जाती है, लेकिन अभी यहाँ पानी में शिकारे की चहलकदमी बदस्तूर जारी है। मौसम का मूड भले ही बदला हो, लेकिन यहाँ का आकर्षण ऐसा है कि वो पर्यटकों को अपनी ओर खींच ही लेता है। हालांकि ठंड और धुंध का असर पर्यटन और कारोबार पर भी पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर्यटन के भरोसे रोजी रोटी कमाने वाले चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द बर्फबारी हो जाए, ताकि मौसम साफ हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचे। यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि लोग खुद यहाँ का रुख करने को बेताब रहते हैं। साथ ही सरकारी स्तर पर भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,
ताकि पर्यटकों से ये वादियां गुलजार रहें और यहाँ रहने वाले भी खुशहाल रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि दुनिया को मेक इन इंडिया वेपन सप्लाई करने की राह में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के रक्षा निर्यात में साल 2017 और 2021 के बीच करीब 6 गुना बढ़ोतरी देखी गई है, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में और सशक्त बनकर उभरेगा। आज भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर चुका है और देश एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जब सेना वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे। भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी लक्ष्य अब बड़ा नहीं है। जिस रफ्तार से भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की टॉप लिस्ट में शामिल होगा।